राष्ट्र 2026-27 तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 2026-27 तक हम्म। ये कहाँ बताया जा रहा है? नहीं, ये चल रहा है, ये बन जाएगा। हाँ, जैसे श्री कृष्ण जन्म स्थान बन जाएगा ना, उसी के बाद बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। 55 लाख रुपए का कर्ज था देश के ऊपर, और आज 2 से 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। बीजेपी तो झूठ के आधार पर चुनाव लड़ रही है, और बसपा का कैंडिडेट उधार का है, तो मुकाबला किससे है? किसी से तो होगा ना, कोई नहीं, competitor होगा। किसी से नहीं। मैं सीधा लोकसभा जा रहा हूँ। सुन के जाइएगा जरा बाकी लोगों को। मेहताब जी, यहाँ पे क्या माहौल है? यहाँ पे तो सर मोदी जी का माहौल है। ये तो बीजेपी के लोग भेजे जाते हैं, जहाँ भी चैनल जाते हैं। बाकी के सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त होने वाली है मथुरा से। इनकी जो प्रत्याशी है वो हिंदू नहीं है, वो आयशा बेगम है, और इनके जितने भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स हैं, उनके सारे लोगों के दामाद मुसलमान हैं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए आप। तो उससे क्या हो गया है? रुको भाई, रुको। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। तो ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट पर हम लोग यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस समय हम आए हैं मथुरा लोकसभा की एक विधानसभा सीट है बलदेव, जिसका नाम पहले गोकुल था। सही है, गोकुल था पहले, और इसका ही एक गांव है। इस गांव का नाम है बंदी गांव। बंदी गांव में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ सबसे पहले हमें मिल गए जगदीश प्रसाद कौशिक जी, एडवोकेट हैं आप, राष्ट्रीय समता विकास पार्टी के कैंडिडेट हैं, निर्दलीय यहाँ से। अच्छा, सॉरी, हाँ, पार्टी के कैंडिडेट हैं, और तुरही आपका चुनाव चिन्ह है। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप जनता के बीच? राष्ट्रीय समता विकास पार्टी देश में समता के लिए आंदोलन करती है और लड़ती है। यहाँ ब्रज की जो समस्या है, राष्ट्र की समस्याएं तो आप सब अच्छी तरह समझते हैं। राष्ट्र तो पूरी तरीके से, ये लोग चाय बेचने वाले थे, अब देश बेचने जा रहे हैं। अब स्थिति ये है कि राष्ट्रीय समता विकास पार्टी की जो प्रत्याशी है वो दो कार्यकाल उसके हो गई। किसी ने नहीं देखा उसको वो कहाँ रहती हैं। जब आती हैं तो अखबार में छापती हैं कि वो आने वाली हैं, जबकि सांसद 24 घंटे रहना चाहिए संसदीय क्षेत्र के अंदर। उन्होंने कोई विकास का काम यहाँ नहीं किया। इवन उनकी जो है विकास निधि जो है, सांसद निधि, वो वापस चली जाती है। अच्छा, वो भी वापस चली जाती है। और उन्होंने ब्रज के गांव देखे नहीं, ब्रज की संस्कृति देखी नहीं, ब्रज को समझा नहीं, मथुरा को समझा नहीं। मथुरा की यमुना मैली है, यहाँ गाय की समस्या है, बंदरों की समस्या है, किसानों की समस्याएं हैं, स्टूडेंट की समस्या है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर जो इनकी जन्मस्थली है यहाँ, वो दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर भी नामांकन करने के बाद नहीं गई। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि वहाँ पहुँचा। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर इन्होंने न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, न कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, न कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज बनाया, न कोई ऐसा विकास काम किया, न कोई कल कारखाना बजाया जिससे ब्रज के लोगों को रोजगार मिले। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस जो है वो भी यही मुद्दे उठा कर रही है, और बसपा भी यही कह रही है कि सांसद जो हैं रहते नहीं है जनता के बीच। तो आप इन लोगों से अलग क्यों हैं? मैं इनसे अलग इसलिए हूँ कि कांग्रेस का प्रत्याशी और बसपा का प्रत्याशी उधार के प्रत्याशी हैं। उधार के? जी, ये बसपा का जो प्रत्याशी है वो कल तक जो है उसमें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस में काम करता था। अब वो उधार से इसलिए लिया है कि ये जो है हम जैसे लोगों को हराने के लिए ये इन्होंने किया है। मेरा वर्ग, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, और 4 लाख वोटर मेरे हैं, और अन्य जातियों के जो लोग हैं, मैं समानता के लिए लड़ता हूँ, सबके लिए लड़ता हूँ, और वकालत भी करता हूँ। इसीलिए इसे सबके लिए लोगों की लड़ता हूँ। इसलिए सब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, और मैं जाति के आधार पर नहीं, अपनी योग्यता के आधार पर। मैं राजनीति विज्ञान में एमए हूँ, अर्थशास्त्र में एमए हूँ, एलएलबी का टॉपर हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का। तो मैं जो है समझता हूँ, और खेती का विशेषज्ञ हूँ, बीएससी हूँ। तो ये बताइए, यहाँ पे तो जो लोग हैं वो तो, हमारी जब लोगों से मथुरा में बात हुई या अलग अलग जगह बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर तो मोदी के चेहरे पे वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट किसी को भी खड़ा कर दें। उससे कैसे निपटेंगे अब आप? मुझे आप ये बताइए, 55 लाख रुपए का कर्ज था देश के ऊपर, जब मोदी 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था देश के ऊपर, जब सन 14 में, और आज 2 से 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। रेल बेच दिया, आपका भेल बेच दिया, आपके जो है क्या जितनी सरकारी संस्थान थे सब बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए। सारे लोग जो है कुल 2 लोगों का काम करते हैं, यानी गरीब जनता के पैसे से जो कुछ भी संचित किया जाता है सरकार के नाम पे, वो उठा करके पूंजीपतियों को दे दिया जाता है। इसलिए मोदी तो कोई मुद्दा ही नहीं है।
मोदी तो कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, मोदी को कौन चलाता है ये तो देश में कोई जानता ही नहीं है। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि मोदी को कुछ चलाने वाला है, उस दिन देश से मोदी का नाम और निशान मिट जाएगा। विपक्ष भी तो यही बातें कर रहा है, तो आप विपक्ष के साथ क्यों नहीं है? हम विपक्ष के साथ इसलिए नहीं, विपक्ष तो लोगों को जाति और धर्म में बांटता है, क्षेत्र में बांटता है, भाषावाद के आधार पर बांटता है। हम आर्टिकल 14 जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है, समानता का अधिकार सारे लोगों को मिले, समान रूप से सबको काम मिले। हम रोजगार सबको देना चाहते हैं बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के, वो भी आरक्षण से नहीं, संवैधानिक अधिकार से दिलाना चाहते हैं। लोगों का एक भरोसा ये भी रहता है कि जो पार्टी केंद्र में है, जो राज्य में है, उसके कैंडिडेट को अगर वो जिताते हैं तो उनकी बातें जल्दी सुनी जाएंगी। मसलन कि एक व्यक्ति है जो अलग एक पार्टी से है, जिसका एक सांसद चुनकर जा रहा है, तो ये भी तो लोगों के जहन में रहता है, उससे कैसे आप निपट रहे हैं? हलक की आवाज खलक की आवाज बनती है, और जिस दिन लोकसभा के अंदर पहुंच करके मैं बोलूंगा तो पूरा विश्व उसको सुनता है। विवेकानंद जी शिकागो गए थे और शिकागो में जाकर के बोले थे, हिंदुस्तान में नहीं बोले थे, न उनकी कोई सत्ता थी, पूरी दुनिया ने उनको सुना था। ठीक इसी प्रकार से जब मैं लोकसभा के फर्श पे बोलूंगा तो पूरा विश्व सुनेगा, और जो मैं सही बात कहूंगा तो उसको पूरा विश्व और सारी पार्टियों के लोग शर्मिंदा होंगे कि ऐसे एक्ट में जिस प्रकार से संशोधन किया है कि बिना आदमी को पूछे जेल भेज दिया जाता है, इस तरीके के जो भेदभाव के कानून बनाए जाते हैं, ये भेदभाव के कानून जब मैं खड़ा होकर के लोकसभा में संसद में बोलूंगा तो ये कानून नहीं बन पाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपको क्या अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हूँ। मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, गली-गली घूम रहा हूँ, मेरे बराबर कोई प्रत्याशी नहीं घूम रहा। सारे लोगों पे अनाप शनाप धन है, मेरे पास इतना धन भी नहीं है, मेरी पार्टी भी नहीं है, लेकिन मैं जनता मुझे ये कहती है कि आप जितनी जगह पहुंच जाओगे हम आपको वोट देंगे। जितनी जगह मैं पहुंच रहा हूँ सारे लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं, मुझको वोट दे रहे हैं, ये ईमानदार बात है, मैं इनको झूठ नहीं कहता। अच्छा, आपका मुकाबला आपको किससे लगता है? बीजेपी से है, कांग्रेस से है, या बसपा से है? बीजेपी तो झूठ के आधार पर चुनाव लड़ रही है, और बसपा का कैंडिडेट उधार का है, तो मुकाबला किससे है? मेरे तो जनता चुनाव लड़ रही है, मेरा किसी से मुकाबला नहीं। किसी से तो होगा ना, कोई किसी से नहीं, मैं सीधा लोकसभा जा रहा हूँ। अच्छा, किसी से तो होगा मुकाबला। आप विश्वास रखिए, ये कहीं नहीं है धरती पर, मैं आपसे कह रहा हूँ। वोटर तो देखिए जाति के आधार पर बटा हुआ है। नहीं, आई मे वेंचर टू प्रेडिक्ट दैट आई एम गोइंग टू द लोकसभा, सर्टेनली। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं आप? ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और मेरी बात को आप लिख लेना और रिकॉर्ड रखना अपने पास। बिल्कुल, ये तो 4 तारीख को देखेंगे, ठीक है। कंपटीशन जो है, कंपटीशन आप कांग्रेस से मान रहे हैं? नहीं, मेरा कंपटीशन कांग्रेस 19 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने चुनाव लड़ना छोड़ दिया देश के अंदर, जब चुनाव लड़ना छोड़ दिया तो पार्टी समाप्त हो गई, वो उसका कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? और भारतीय जनता पार्टी तो कूड़ेदान है, जो कहीं भी जिसको जगह नहीं मिली वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, कोई जितना बेईमान है वो उसमें आ गया, वो शुद्ध हो जाता है। ये पार्टियां हैं आज देश के अंदर। इससे पहले आप किस पार्टी के समर्थक रहे थे? मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं था। मैं तो ये जब देखा कि सारे राजनीतिक दल टिकट बेचते हैं, सारे राजनीतिक दल जो है टिकट बेच करके लोगों को जो नहीं, पहले तो रहे होंगे ना, मतलब आपने अपनी पार्टी बनाई, उससे पहले तो कोई एक विचारधारा रही होगी। मैं इससे पहले सरकारी अधिकारी था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वहाँ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का लीडर था और उत्तर प्रदेश को लीड करता था। कांग्रेस में थे पहले? नहीं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। नहीं, पहले विचारधारा किसकी? नहीं, कांग्रेस की विचारधारा किसी पार्टी से था ही नहीं, वो तो राज्य कर्मचारी था उस समय, तो विचारधारा किसी पार्टी क्यों होगी? जब पार्टी बनाने से पहले कोई तो पार्टी में रही होगी, आपका किसी पार्टी में तो आपका रहा। मैं ईमानदारी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था। वही कह रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी बीजेपी नहीं, ये अंतर है, इसी को समझिए आप। अच्छा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, उसका ये कहना है। अब मोहन भागवत अगर ये कहते हैं कि मैं बीजेपी का हूँ तो मैं आपकी बात मान लूंगा। ये सुरेश शर्मा भी तो आरएसएस से ही आए। कौन सुरेश शर्मा? ये बसपा के कैंडिडेट। कौन सुरेश शर्मा? ये आरएसएस में कभी रहा ही नहीं, इसने कोई ट्रेनिंग नहीं की। मैंने तो नागपुर तक ट्रेनिंग की है। वो सुरेश सिंह जो है वो केवल एक व्यापार करते हैं। कहते तो यही है, लोग ये कहते हैं कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है ग्राउंड लेवल पे तो आरएसएस ही उसे चुनाव लड़ा। नहीं, उसने कभी आरएसएस देखी नहीं। आई एम द ग्राउंड लेवल वर्कर ऑफ द आरएसएस। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। आप यहीं के लोकल हैं? क्या नाम है? मेहताब सिंह। मेहताब जी, सुन के जाइएगा जरा बाकी लोगों को। मेहताब जी, यहाँ पे क्या माहौल है? यहाँ पे तो सर मोदी जी का माहौल है, और हमेशा से बीजेपी को ही देते आए हैं वोट, और आते हैं सभी तो अपने अपने प्रचार के लिए तो, लेकिन कैसे सेंध लगाएंगे ऐसे वोटर में?
ये तो बीजेपी के लोग भेजे जाते हैं, जहां भी चैनल जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी कोई आया थोड़ी नहीं प्रायोजित आप सुनिए, प्रायोजित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ भी चैनल के लोग जाते हैं वहाँ भेजे जाते हैं, और जो कोई बात कहता है उसमें शोर भी मचाते हैं। अब यहाँ ज्यादा नहीं है, भाई साहब अकेले हैं इसलिए शोर नहीं मचाते हैं। आपने आरएसएस में आपने कभी आरएसएस देखी है? कभी देखी भी है, सुनी भी है। मोदी कब आए बताओ? मोदी कब आया? मोदी आए, मोदी ने राजनाथ सिंह को हटाया। 15 साल तो गुजरात में उन्होंने काम 15 किया, साल गुजरात में और काम इसके किया। बाद में 14 में यहाँ पे आए, दिल्ली में आए। नेताजी अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सुनने दीजिए। पुलवामा में सैनिक मरवाए, फिर मैं चीन में जो है सुनने दीजिए, बाकियों को भी। किसने मरवाए थे? सन सन 62 में किसने मरवाया था? देश में इंडिया पे अटैक किसने करवाया था? नहीं, चाइना का इंडिया अटैक पे कब हुआ था? किसने करवाया था, बताइए। हाँ, आप बताइए। अच्छा आप बताइए जरा, क्या माहौल है इस गांव का? बंदी गांव। इस बार बीजेपी पार है मथुरा से, कोई नहीं रोक रहा। बाकी के सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त होने वाली है मथुरा से। ये प्रायोजित कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं? हाँ? टोटल काम बीजेपी का है, हाँ। टोटल काम बीजेपी का है और बीजेपी की वोटिंग करेगी। अच्छी एक मिनट। हाँ 80% वोटर बीजेपी का है इस गांव के अंदर, और लगभग ये तुम्हारी जो हमारी जो बलदेव विधानसभा है इसमें लगभग 75% जनता बीजेपी के साथ है। ये बताइए, जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो हेमा मालिनी हैं वो आती नहीं है, लोगों से मिलती नहीं है, वोट क्या फिर मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं लोग? हेमा मालिनी ने इतना काम कराया क्षेत्रों में कि उसका कोई जवाब नहीं है, और वो उनके से मतलब मोदी के तो नाम से ही है, पर फिर भी हेमा मालिनी ने भी काम कराया है। इतना खड्डे को बड़े हो राया रोड, वो होने के बाद में तुरंत ही उन्होंने इतना बढ़िया रोड बनवाया है दाऊ जी से राया तक, कि किसी ने नहीं कर पाया। उनसे मांग की। भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है भाई, बोलो है कि नहीं? बोलो है ना, है ना? आप इतना बोलो है। अब आप सुनिए साहब, इनकी जो प्रत्याशी है वो हिंदू नहीं है, वो आयशा बेगम है। सुनिए साहब, वो आयशा बेगम है, आज भी है, नाम परिवर्तन करके मुंबई की रहने वाली है, यहाँ की रहने वाली नहीं है। और इनके जितने भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स हैं उनके सारे लोगों के दामाद मुसलमान हैं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए आप। तो उससे क्या हो गया? ये तो मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम में कैसे? इससे कोई मतलब नहीं है। कपिल सिब्बल का पूरा परिवार मतलब अलग अलग धर्मों का था, तो इससे क्या मतलब? वो भी कांग्रेस के सबसे टॉप बड़े लीडर है, इससे कोई मतलब नहीं है। और मैं ये बताइए, और रही बात, एक मिनट, हम लोगों को बचा रहा है, क्या कर रहा है? आरएसएस हिंदू को बचा रहा है, क्योंकि मैं भी एक स्वयं सेवक हूँ, सो मुझे पता है कि आरएसएस बचा रहा है हिंदू को। ये भी तो एक आप भी तो निकले स्वयं सेवक। आइए बात करिए। रुको भाई, रुको कहाँ? हाँ बताओ, आप क्या कह रहे एक बात बताइए, इन्होंने बोला कि आरएसएस का पहले नाम था, क्यों नहीं था? राम मंदिर की जब लड़ाई हुई तो स्वयं सेवक आ गए थे। कभी भी आया कोई कांग्रेसी, कभी कोई और प्रत्याशी आया? स्वयं सेवकों ने अपनी हड्डियां तोड़वाई बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए। जब आज राम मंदिर बना तो ये सब क्यों आगे नहीं आ रहे, ये बताइए। स्वयं सेवकों ने इतनी मेहनत की राम मंदिर को बनाने में, और ये बोल रहे हैं कि आरएसएस है ही नहीं कुछ। जो कुछ है सभी आरएसएस का ही है। अब ये राम मंदिर बनाए, ये तो आरएसएस के अलावा और किसी में दम नहीं था जो राम मंदिर बनवा जाता। आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, क्या करते हैं वैसे आप? मैं अभी मंडल उपाध्यक्ष हूँ आरएसएस में। नहीं वैसे क्या करते हैं? पढ़ाई वढ़ाई जो है? मैं अभी 11th में हूँ, स्टूडेंट हूँ। अच्छा स्टूडेंट है और मंडल उपाध्यक्ष भी है। हाँ, ये बताइए, आरएसएस किस तरीके के काम करती है? आरएसएस एक नीतिवादी संस्था है। वो बोलते हैं हिंदू बचो, ना वो दूसरे धर्मों का वो सम्मान करती है। हिंदू किससे बचे? हिंदू लव जिहाद। लव जिहाद से बची। तो क्या होता है लव जिहाद में? लव जिहाद जैसे हमारे हिंदू बेटियां हैं, उनको जो मुसलमान लड़के आते हैं अपने मतलब प्यार में फंसा लिया, प्रेग्नेंट कर दिया उनको, फिर उनके मतलब संपत्ति के लिए उनको टॉर्चर करते हैं। अब आपने द केरला फाइल्स सुनी होगी, जो पिक्चर आई है वो इसी पर आधारित है पूरी, केरला स्टोरी। हाँ। तो ये बताइए, तो आप लोग रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मौका मिलेगा बजाने का। तो ये बताओ, तो आरएसएस में रह के आप ये लव जिहाद से कैसे निपटते हैं? हम इसीलिए चाहते हैं कि अपनी बहन बेटियों को सबसे ज़्यादा जागरूक करें। जो ये आपने सुना होगा ये महिला जागरूक अभियान, ये आरएसएस की एक मुहिम है, और अभी एक मतलब योजना शुरू होने वाली है जिससे हम अपनी बहन बेटियों को बचा सकें। लव जिहाद है, कौन से धर्म के लोग करते हैं? ये ज़्यादातर मुस्लिम ही कहते हैं। बाकी ईसाई या सिख भी करते हैं क्या? नहीं, इनका आज तक कभी नहीं आया। अच्छा,
और क्या होता है आरएसएस में, और मतलब किस तरीके से आप समाज को और बेहतर बनाते हैं? आरएसएस में जैसे उनके संग गीत हैं, उनके मंत्र हैं, उससे हम आरएसएस की जो सोच है उससे समाज को हम बेहतर बनाते हैं। युवाएं उनको देश के प्रति एक समाज देते हैं, जो एक प्रचारक होता है वो आजीवन कभी शादी नहीं करता। आप भी नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा, अभी प्रचारक बन जाएंगे तो शादी नहीं करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, तो ये पहली शर्त होती है। हाँ पहली शर्त होती है, और अपना गृह त्याग करना पड़ता है, स्वयं सेवक के घर खाना खाना पड़ता है। अच्छा, हाँ तो आप मतलब किसने बताया कि आरएसएस में जाना चाहिए आपको? तो आपकी कम उम्र है अभी। मेरे मन ने बताया, जब मैंने सोचा कि मतलब ये कि अच्छा संगठन है हमारे धर्म के लिए, तो मुझे लगा कि मैं ये अच्छा संगठन है, इसमें मुझे जाना चाहिए। क्या उम्र है आपकी? मेरे 16। अच्छा, अभी वोटर तो है नहीं आप, नहीं वोटर नहीं हूँ मैं अभी। तो चुनाव नाव समझते हैं मुद्दे? हाँ हाँ। अब तो कह चुनाव रहे हैं आरएसएस और बीजेपी अलग है। अभी वो नेताजी आए थे, वो कह रहे थे आरएसएस और बीजेपी आरएसएस और बीजेपी अलग है, हाँ। और जो आरएसएस होता है वही बीजेपी को संगठन मंत्री देता है, अच्छा, क्योंकि जो आरएसएस होता है वही संगठन रखता है पूरे देश को। इस वजह से बीजेपी में जितने भी नेता हैं वो सब संगठन मंत्री हैं। अच्छा, आरएसएस जो है उसकी भी बात करता है हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र की बात करता है क्योंकि हिंदू राष्ट्र है इंडिया। एक बात बताइए, एक देश है, ऐसी कुछ है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसका जो वो धार्मिक ग्रंथ है राष्ट्रीय, वो रामायण है। हमारे यहाँ क्यों रामायण नहीं है, जबकि हमारा बाहुबल हिंदुओं का है। नेपाल है, वो क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र है। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है नेपाल। हिंदू राष्ट्र है नेपाल, 2007 के बाद से वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। लेकिन था तो सही, हमारा देश तो कभी था ही नहीं। अब पाकिस्तान की बात बताइए, उसमें सब धर्म नहीं है, वो क्यों इस्लामिक कंट्री है? तो 10 साल से तो सरकार बीजेपी की है ना। तो फिर हिंदू राष्ट्र की कोशिश करते हैं, तो फिर ये सब कांग्रेस बसपा और ये सब आ जाती है। तो इसीलिए 400 पार का नारा दिया है। अब पता नहीं अब वो तो क्या हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। अच्छा, मतलब हिंदू राष्ट्र में बाकी धर्मों के लोग रह सकेंगे? बिल्कुल देंगे। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक घोषणा है कि हिंदू राष्ट्र देश हो चुका है, लेकिन धर्म सभी रहेंगे उसमें। अच्छा, तो फिर ये कैसा हिंदू राष्ट्र हुआ? ये तो वो तो भारत सही है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। बताइए, मेरा नाम नवनीत है, हाँ। अब मुझसे कोई नवनीत नहीं कह रहा तो मुझे मतलब चिढ़ लगेगी, लेकिन और मैं सबको जानना हूँ। तो एक बात बताइए, जब हिंदू राष्ट्र देश का नाम रख गया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सबको रखने में क्या प्रॉब्लम है? और सभी धर्म के रह रहे हैं लोग, मतलब हम इसको एक टाइटल ही तो दे रहे हैं, इंडिया इज अ हिंदू राष्ट्र। अच्छा, हाँ। तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा उसके नहीं, लिए? नहीं करना पड़ेगा। क्यों, ऐसे कैसे? एक बात बताइए, जो एससी का आरक्षण होता है 27%, वो भीमराव अंबेडकर ने कितने टाइम तक रखा था? 10 साल तक, वो आज तक चल रहा है। अच्छा, अब उसका बताइए, अब वो तो एक राजनीतिक मुद्दा, अगर वो खत्म किया जाए तो देश की जो सरकार है जिसने खत्म किया है वो गिर जाएगी पूरी। अब बीजेपी कोशिश करती है तो वो फिर वैसे खत्म होने के उस पर। बीजेपी के पास तो मेजोरिटी है, सरकार में है 10 साल से, क्यों अब नहीं कर पा रहे? अब इसलिए नहीं कर पा रहे कि अब उनकी सरकार गिरने का डर है। सरकार कैसे गिर जाएगी, क्योंकि उनके पास तो बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। एक बात बताइए, जब आप संसद में अपना बिल पास करेंगे, अगर बिल पास नहीं होगा तो फिर कैसे संविधान से खत्म हो जाएगा? आप भी कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, तो फिर जब बिल ही पास नहीं होगा तो फिर वो कैसे खत्म हो जाएगा? वो नियम जैसे 370 पास हुआ है, वो तो जैसे 370 एक अलग महिलाओं मुद्दा के है, लिए तो आरक्षण का कानून लागू हुआ वो एक है। अलग मुद्दा है, आरक्षण का 27%, वो एक अलग मुद्दा नहीं, है। आपका हिंदू राष्ट्र वाला कह रहा हूँ, वो आपको कैसे लगता है, कैसे हो सकता है? वो हो जाएगा पूरा। कैसे? लास्ट जब मथुरा में जब दोबारा वो श्री कृष्ण जन्म स्थान बनेगा, उसी पे जो चल रहा है, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लास्ट 2026-27 तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 2026-27 तक? ये कहाँ बताया जा रहा है? नहीं, ये चल रहा है, ये बन जाएगा। हाँ, जैसे श्री कृष्ण जन्म स्थान बन जाएगा ना, उसी के बाद बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। अच्छा, ये तो अभी कोर्ट में चल रहा है ना मामला। नहीं, अब वो हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं? जब हम रह रहे हैं संघ में तो हम बता रहे हैं। अच्छा, अंदर अंदर से पता चला, अंदर की मेरी, खबर है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आओ भाई साहब, आओ, अरे आओ। अच्छा, मूछें बड़ी अच्छी लग रही हैं आपकी। हाँ जी, मूछें बढ़िया लग रही है। दिखाओ भैया, इनकी मूछें दिखाओ। देखो, जो राजपूत की शान होती है। अच्छा, ये बताइए, इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी, हाँ क्या जी, करते हैं? जॉब करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित जी, बताइए जरा माहौल। क्या माहौल बताएं? बढ़िया माहौल। चल रहा है, माहौल तो हाँ। सही है। किसका चल रहा है? बीजेपी का। हाँ, बीजेपी को वोट देंगे, हमारा पूरा गांव बीजेपी के ही लिए है। जो काम करेगा उसको ही वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये पूरा गांव कब से बीजेपी, 2014 के बाद से हुआ या पहले से नहीं था? नहीं नहीं, इतना तो हमको नहीं पता है, पर हमको इतना होश भी नहीं, हमारी उम्र भी ज्यादा नहीं है। आप सोच रहे हो कि कितनी कितनी है? उम्र है? 24 साल है हमारी उम्र। अच्छा, ठीक है ना। पर हाँ, महाराज, ये बीजेपी का गांव है, जो काम करेगा उसके लिए ही वोट मिलेगा। अच्छा,
अच्छा, हमारे पूरन प्रकाश हेमा जी मालिनी यहाँ के पर- नाम पे वोट करेंगे या मोदी जी के नाम पे? हम करेंगे योगी जी के नाम पर। अच्छा, हाँ जी, योगी जी के नाम हाँ जी, हमारे जो यूपी के तो वही हैं मुख्यमंत्री, हाँ। और हमारे उनसे क्या मतलब, जो अब तो वो वोट डलवाएंगे, अब किसको देना क्या है वो तो चुनाव चिन्ह अपना है, कमल का है। हाँ। हमारा तो हम उसको ही देंगे, क्योंकि आदमी बढ़िया मिलेगा, काम करेगा तो हम उसको वोट देंगे, और काम नहीं बढ़िया करेगा तो हम नहीं देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात हो रही थी कि ये जो ठाकुर कैंडिडेट है उनको टिकट नहीं दिया और कई ग्राम पंचायत बहिष्कार कर रही है। ये तो सब तरह की बातें हैं, ये तो होती रहती हैं, हम्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम्म। कि वोट एक नहीं देगा, दो नहीं देंगे, पर बीजेपी ही पार जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ ठाड़ी होके मंदिर में, बीजेपी 400 से पार जाएगी, गारंटी है इस बात की, क्योंकि काम उसने बढ़िया किया है। बताओ कौन सा काम बेकार किया है, कोई बताओ मेरे को। अच्छे काम बताइए। अच्छे काम है, देखो पहले तो राम मंदिर बन गया, वो तो कोर्ट ने बनाया ना, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने बनाया, तो बीजेपी का तो काम आगे रहा है ना। इसमें कौन आया है, कौन लेके आया है? कोर्ट ने ऑर्डर किया। कोर्ट ने ऑर्डर किया, कौन लगा है इसके साथ में, ये बताओ मेरे को। बीजेपी नहीं लगी, बीजेपी तो लगी है ना। जब बीजेपी की सरकार में ये ऑर्डर आया है, इससे पहले तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने राम भक्तों पर क्यों गोली चलवाई? एक बात बताइए, क्यों वो चलवाई उसने गोली? सबसे ज्यादा गाय कटी इंदिरा गांधी की सरकार में, और अब जब ये राम मंदिर बना तो ये बीजेपी का वो हो गया कि बीजेपी, वो कोर्ट का आदेश आया है, ये श्रेय तो बीजेपी ये के तो ही है। खुद बीजेपी के लोग कहते हैं कि कोर्ट का आदेश है। बेशक ये कोर्ट का आदेश है, लेकिन ये बीजेपी के अंडर में काम हुआ, नहीं तो अगर इंदिरा गांधी होती अच्छा, तो। आपका कहना बीजेपी की सरकार में हुआ इसलिए क्रेडिट बीजेपी का। जी, बलदेव के जो सांसद हैं, 2 बार से 10 साल हो गई, इन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास किया है। सबसे पहले नंबर पे बलदेव से राया तक रोड बनवाया था, जो आज तक कहीं भी टूटा नहीं है। हमारे मंदिर के तालाब में उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया, और इसके बाद 18 लाख रुपया दे के हमारे गांव में पेयजल योजना बनवाई है, और वो कई बार आती रहती हैं। हम सांसद को भी वोट दे रहे हैं और मोदी को भी वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी एक आदमी नहीं है, वो युग पुरुष हैं, कोई अवतारी जीव हैं, और उनको पूरा गांव ही नहीं, हमारा पूरा देश दे रहा है, और इस बार 400 पार। तो वीडियो अंत कर दिया था हमने, क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन गाना बज रहा था और गाने से आ जाती कॉपीराइट स्ट्राइक, इसलिए क्लोजिंग दोबारा से। तो यहाँ के जो लोग हैं, लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि हेमा मालिनी जो कैंडिडेट के तौर पर उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन उनकी पसंद जो है मोदी सरकार है, उनका वोट बीजेपी को जाता है, ना कि हेमा मालिनी को। और कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि यहाँ पर योजनाओं का लाभ मिलता है, इसलिए कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार इंपॉर्टेंट है। तो आपकी इस वीडियो पर जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये पूरी बातचीत हो रही थी मथुरा लोकसभा सीट की एक विधानसभा बलदेव के गांव बंदी से। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।